वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू योर ओन चैनल माहौर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 7th आईसीएसई का चैप्टर जो है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। जी हाँ, आपको केमिस्ट्री की लैंग्वेज तो जाननी ही होगी ना। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो लैंग्वेज भी जानना ज़रूरी है। इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस पढ़ने से पहले आपको केमिकल इक्वेशन के बारे में मैं पढ़ाऊंगा, जिससे आपको केमिकल रिएक्शन इजीली समझ में आ जाए। जब तक के लिए सिर्फ आप ये जान लीजिए कि केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। Now, a chemical reaction is a process in which a substance undergoes a change to produce a new substance having new properties, new physical or chemical properties. So, दो सब्सटेंस हैं, दोनों ने रिएक्ट किया और एक नया सब्सटेंस बनाया। तो जो नया सब्सटेंस जो बना है उसकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेगी वो रिएक्टेंट से डिफरेंट रहेगी। रिएक्टेंट्स हम आगे पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशन में। सो जो न्यू न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टी, वो रिएक्टेंट से डिफरेंट रहेगी, सिमिलर नहीं रहेगी। Now let's see what is a chemical equation. In simple words हम कह सकते हैं कि chemical equation is a symbolic representation of a chemical reaction. Chemical reaction मैंने आपको पहले रिवाइज करवा दिया है, तो chemical reaction का symbolic representation उसको हम बोलते हैं chemical equation. It's very easy. समझने का ट्राई करिए। जैसे दो सब्सटेंस A, B, उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया रिएक्शन करने के बाद ए बी। सो अभी बात करते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, जो रिएक्ट करते हैं। और रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने पर जो सब्सटेंस बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन भी आगे हैं। तो इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O सिंबल। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? मैग्नीशियम का हमने Mg लिखा, ऑक्सीजन का O और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO. So this is a chemical equation. This is chemical equation. ध्यान दीजिए, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबल से यूज करके हमने इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया है, तो इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। नाउ आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि केमिकल इक्वेशन का यूज क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, हम लोग इतना क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में। तो केमिकल इक्वेशन जो केमिकल रिएक्शन का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो केमिकल इक्वेशन एक केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने में बहुत ज़्यादा इजी बना देता है केमिकल रिएक्शन को। और केमिकल इक्वेशन के जरिए हम केमिकल रिएक्शंस को आसानी से पढ़ सकते हैं और इससे हमारा टाइम भी बचता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 6th to 12th और आगे भी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन वी हैव टू डू फॉलोइंग स्टेप्स, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है। सो balanced chemical equation is a type of equation in which the number of atoms are equal on both reactants and product side. कहने को जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या होता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जो रिएक्टेंट्स का मास है वो प्रोडक्ट्स का मास भी होगा। जैसे रिएक्टेंट्स का मास 7 ग्राम है तो प्रोडक्ट का मास भी 7 ग्राम होगा। ये हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन एटम्स सेम होने चाहिए। एटम्स बहुत ज़्यादा मेन है। नाउ फॉर एग्जांपल, Zn जिंक प्लस डाइल्यूट
सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ये जो सिंबल है ये हम अभी बाद में पढ़ेंगे। नाउ अब देखते हैं क्या ये इक्वेशन बैलेंस है। नाउ नंबर ऑफ एटम्स, दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड। नाउ लेट्स सी इन द राइट साइड जिंक कितने एटम है? जिंक का एक एटम है। जी हाँ, चलिए। सल्फर का कितना एटम है? पूरा ये सल्फेट जिसको हम सल्फेट बोलते हैं, ये पूरा एक सल्फेट है, इसका एक एटम है। गुड। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2, H2। ठीक है, करेक्ट। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 4। एक ये ऑक्सीजन H2, एक ये H2 है, और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन अलग से, ये 4, क्योंकि भाई ये पूरा सल्फेट है और ये ऑक्सीजन है, सो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी करेक्ट। नाउ लेट्स सी ऑन द लेफ्ट साइड, जेड का करेक्ट। सल्फर के कितने एटम्स हैं? ये सल्फेट, ये पूरा एक सल्फेट है। जी हाँ, ये भी पूरा एक है। हाइड्रोजन H2, ये भी सही है, मिल रहा है। और ऑक्सीजन एटम्स O4, ये भी बिल्कुल सही है। तो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। Let's talk about unbalanced chemical equation. So chemical equation तो आप सभी जानते हैं। unbalanced chemical equation, इसको हम कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं करती। रिएक्टेंट्स के एटम्स के नंबर और प्रोडक्ट के एटम्स के नंबर दोनों सिमिलर नहीं होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। और अगर ऐसा एक्सेप्शन, ऐसा केस बनता है तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल सोडियम Na+Cl2 जिंक, क्योंकि क्लोरीन का एक एटम सिंगली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए इसका एक हमेशा मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट करता है, तो ये बनाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट। नाउ अगर हम रिएक्टेंट या राइट साइड देखें तो राइट साइड में हमें क्या दिखेगा कि सोडियम, ये प्रोडक्ट के साइड सोडियम का एक एटम है, जी हाँ, और क्लोरीन का एक एटम है, ठीक है। नो रिएक्टेंट्स के साइड देखें लेफ्ट साइड में तो हम क्या देखेंगे? सोडियम का एक एटम है, हाँ है, क्लोरीन के 2 एटम है, लेकिन यहाँ पर 1 है। ये ऐसा केस आ गया हमारा, ये हो गई है unbalanced chemical equation. Now how to balance? Don't worry, I'm here to help. NaCl plus Cl2, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले राइट साइड प्रोडक्ट के साइड में देखिए, Na के कितने एटम हैं? 1, ठीक है। Cl के कितने एटम्स हैं? 1। नो लेफ्ट साइड में देखिए, रिएक्टेंट साइड, सोडियम के कितने एटम हैं? 1। क्लोरीन के कितने एटम्स हैं? 2। अब आप 2 को 1 तो नहीं कर सकते हो, लेकिन 1 को 2 कर सकते हो केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे सोडियम में हम 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 एटम्स बना देंगे, तो 2Na। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड, लेफ्ट साइड में कितने हो गए हैं? 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दोनों को करना है, तो 2 यहाँ कर देंगे, तो 2NaCl, तो ये हमारे हो गए 2, ये दोनों इक्वल्स हैं और ये केमिकल इक्वेशन बन गई है बैलेंस्ड। नाउ वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। हाउ? यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, 2Na बना दिया, Cl2, ये तो 2 एटम्स इसके ऑलरेडी थे, हमने 2 एटम्स सोडियम के लिख दिए, और इसको पूरा 2 बनाने के लिए हमने 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करवा दिया। जैसे कभी कभी नहीं होता है 2A, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो 2A मतलब 2 इंटू A, 2A होता है 2 इंटू A, ऐसा नहीं होता है। वैसे हमने 2NaCl, 2 का मल्टीप्लिकेशन NaCl में करवा दिया, तो ये इक्वेशन हो गई है बैलेंस्ड। तो लेट्स आगे पढ़ते हैं। अब केमिकल इक्वेशन के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और एक बार फिर से बता रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच 2 or more than 2 substance
undergo a change and produce a new substance that has a different chemical properties from the parent products. parent substance मतलब दो सब्सटेंस हैं ए और बी, दोनों में केमिकल रिएक्शन हुआ और जो सब्सटेंस बना है ए बी, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगी वो बी और ए से डिफरेंट रहेगी, दोनों में सेम नहीं रहेगी, नो सेम प्रॉपर्टीज। इसकी इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इससे बिल्कुल डिफरेंट होगी, बिल्कुल डिफरेंट। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg प्लस O गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें कुछ पॉइंट्स तो सेम हो भी सकते हैं, लेकिन जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ है वो इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की। आपको समझ में आ रहा है? मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इन दोनों ने रिएक्ट करके एक सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, और जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होगी वो इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट होगी। इन लोगों की प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं रहेंगी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी कभी भी सेम नहीं रहेगी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशंस अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शंस। कुछ ऐसी कंडीशन जो केमिकल रिएक्शन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। नंबर 1, रिएक्टेंट्स शुड बी इन अ क्लोज्ड कॉन्टेक्ट। जो रिएक्टेंट्स हैं, जो रिएक्शन देने वाले हैं, जो रिएक्ट करने वाले हैं, उनमें स्पेस गैप बिल्कुल कम होना चाहिए, जिससे हमारा प्रोडक्ट जल्दी फॉर्म हो जाएगा और रिएक्शन भी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम प्लस H2O वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये एरो का साइन हम आगे पढ़ेंगे कि एरो का साइन है क्या। नंबर 2, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स। अगर कोई भी रिएक्टेंट अगर लिक्विड फॉर्म में है, दोनों रिएक्टेंट्स अगर लिक्विड फॉर्म में है, तो जो रिएक्शन है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ रहेगी, बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाएगा वो। सी एन एग्जाम्पल, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 गिव्स बेरियम सल्फेट एंड 2NaCl। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड। तो ये भाई हमारा है फिजिकल, ये भी एक एक्वस सोल्यूशन है, और ये दोनों लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होगा और हमें जो अपने प्रोडक्ट मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा फास्ट मिलेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड कंडीशन विच इज़ टेम्परेचर। जैसे कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो हमारे रूम टेम्परेचर में नहीं हो सकती। हमारा रूम टेम्परेचर क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। कुछ रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो इस टेम्परेचर पे नहीं होती, उनको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, जैसे 800 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है एक केमिकल रिएक्शन को होने में। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस वाटर गिव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। यू कैन सी दैट आप इन रिएक्शन में नोटिस कर सकते हो कि इस रिएक्शन को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। एक और रिएक्शन है अमोनिया फॉर्मेशन के लिए। अमोनिया, वो रिएक्शन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। N2 प्लस H2 गिव्स NH3, 2NH3, 3H2। ये बैलेंस हो गई। इसमें जो प्रेशर चाहिए वो अबव 200 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए। तो इसको आप इससे इंटरलेट कर सकते हो। नाउ लेट्स सी अनदर कंडीशन विच इज प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब सनलाइट। कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो सिर्फ सनलाइट के अंदर ही अकर कर सकती हैं। लेट्स सी, सिल्वर क्लोराइड सनलाइट में डिकम्पोज होता है और क्या बनाता है? सिल्वर प्लस क्लोरीन। नाउ कैटलिस्ट, what is a catalyst? Catalyst is a substance which can reduce or increase the rate, मतलब time of reaction। ये एक रिएक्शन को जल्दी भी कर सकता है और धीरे भी कर सकता है विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट। ये विदाउट टेकिंग पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है।
एक कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा और कम कर सकता है विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट. नाउ लेट्स सी दिस. अमोनिया गैस की फॉर्मेशन. N2 प्लस H2 गिव्स NH3. ये केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है. इसमें आयरन एज अ कैटलिस्ट है जो इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा है. So we can say that iron is acting as a catalyst in this reaction. Now electricity. Electricity is also a main condition. Now let's see an example. 2H2O, ये water, acidified water. इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये टू रिएक्टेंट्स में डिकम्पोज हो जाता है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. सो हम इसमें देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट भी केमिकल रिएक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Now let's see how can we make a chemical reaction more informative. एक chemical reaction को more attractive और informative कैसे बना सकते हैं कि वो हमें ज़्यादा information दे. So step 1, पहली condition देखते हैं. By adding physical state of reactants and products. Physical state का क्या मतलब है? Solid के लिए आप S लिखें, liquid के लिए आप L लिखें एंड गैस के लिए आप G लिखें. नाउ फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी हियर. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO. हियर मैं इसको पहले बैलेंस कर लेता हूँ. ये O2 हो जाएगा, ये 2Mg और ये 2MgO. ठीक है. नाउ आफ्टर बैलेंसिंग इट लेट्स सी. मैग्नीशियम सॉलिड होता है तो मैंने डिफाइन कर दिया कि हाँ मैग्नीशियम सॉलिड है. ऑक्सीजन गैस होती है, मैंने डिफाइन कर दिया ये गैस है. और मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड होता है तो मैंने डिफाइन कर दिया ये सॉलिड है. तो इससे आप एक रिएक्शन को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं. ना दूसरा भी देखते हैं. बाय इंडिकेटिंग एवोल्यूशन ऑफ गैस. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. नाउ दिस इज डन बाय एक्शन और एन एरो. सिंबल भी कह सकते हैं ये एरो. ये एरो इसी को इंडिकेट करता है कि हाँ इस रिएक्शन में ये हीट इवॉल्व हुई है, ये गैस निकली है बाहर. क्योंकि एक जो गैस है वो रिएक्शन से ऊपर ही तो जाएगी, अपवर्ड्स नहीं जाती है, इसलिए हम इसको अपवर्ड एरो से डिनोट करते हैं. नाउ लेट्स सी फॉर एग्जांपल. देखते हैं हम. Zn प्लस 2HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2. मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख देता हूँ. तो ये हाइड्रोजन एक गैस है, देखिए Zn. ये है हमारा सॉलिड. ये एक्वस सोल्यूशन. एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? क्योंकि ये डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो उसमें पानी मिला हुआ है. जिस भी रिएक्शन में, जिस भी सब्सटेंस में, लिक्विड सब्सटेंस में पानी मिला हुआ होता है वो एक्वस सोल्यूशन कहते हैं उसको. जैसे किसी भी सब्सटेंस में, शुगर में आपने नहीं H2SO4 में आपने पानी मिला दिया तो ये डाइल्यूटेड H2SO4 बन गया. तो इसका जो स्टेट रहेगा वो एक्वस सोल्यूशन रहेगा क्योंकि इसमें वाटर मिला हुआ है. सो एक्वस सोल्यूशन गिव्स ZnCl2 विच इज ऑल्सो एन एक्वस सोल्यूशन क्योंकि इसमें भी पानी मिला हुआ है. एंड हाइड्रोजन इज अ गैस. चूंकि हाइड्रोजन गैस है और ये बाहर निकली है इसलिए हम यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ गैस का एरो बना देंगे. Now let's see about third condition by indicating the precipitation formed. Now what is a precipitate? Let's see. It is an insoluble substance or salt which is formed after a chemical reaction. जो सकरा बचता है एक रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, उस पाउडर, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट. नाउ लेट्स सी फॉर एग्जांपल. इसको हम नीचे वाले एरो से डिनोट करते हैं. जैसे आपने सैंड ली और वाटर लिया, दोनों को मिला लिया. एक टाइम आएगा सैंड बिल्कुल वाटर के नीचे आ जाएगी. चूंकि ये वाटर के नीचे है इसलिए हम इसको डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ लेट्स सी फॉर एग्जांपल. बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन प्लस सोडियम सल्फेट. रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं. एक्वस सॉल्यूशन गिव्स बेरियम सल्फेट, this is the precipitate, plus 2NaCl. Balanced chemical equation. Aqueous solution. Now barium sulfate ये एक precipitate form करेगा. white precipitate. इसका कुछ नेम नहीं है, बस इसका कलर है. white precipitate ये फॉर्म करेगा. So
This is also an important step. Now let's see on the last step, by indicating the conditions under which a reaction is occurred. Now for example, let's see, N2 is a gas, H2 is also a gas, when reacts gives ammonia. इसकी एक कंडीशन है कि हाँ ये 200 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 500 डिग्री सेल्सियस के अंडर ही रिएक्ट करेगा. आप 500 से 499 डिग्री नहीं कर सकते और 501 डिग्री सेल्सियस भी नहीं कर सकते. इसको एग्जैक्ट 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए. ये कंडीशन जब ट्रू होगी तभी ये रिएक्शन रिएक्ट करेगा, तभी ये NH3 प्रोडक्ट बनेगा. अगर इनमें से एक भी कंडीशन फ्लॉप या फॉल्स होती है तो ये रिएक्शन रिएक्ट नहीं करेगा, हमें अमोनिया नहीं मिलेगी. तो इसे भी आप कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट टू बिल्ड अ केमिकल इक्वेशन टू ब्रिंग इट अ मोर इंफॉर्मेटिव वे. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट अ लास्ट टॉपिक टू आइडेंटिफाई द अकरेंस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन. एक केमिकल इक्वेशन को आप कैसे पता लगा सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन अकर की है. occurrence of a chemical reaction can be, मैं बार बार इक्वेशन बोल रहा हूँ, I'm so sorry. Occurrence of a chemical reaction can be identified by observing one or more of the following changes. अगर एक रिएक्शन में इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा चेंजेस होते हैं तो वो एक केमिकल रिएक्शन कहलाएगा. सो पहले क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. अगर किसी भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो उसको आप केमिकल रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है और वो सब्सटेंस की, वो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट है. एवोल्यूशन ऑफ गैस. अगर किसी भी रिएक्शन में गैस निकली है बाहर तो आप ये भी कह सकते हैं कि उसमें भी एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है जिसकी प्रोडक्ट डिफरेंट है रिएक्टेंट से, और रिएक्टेंट से डिफरेंट है प्रॉपर्टीज उसकी, और वो भी एक केमिकल रिएक्शन है क्योंकि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है. नाउ लेट्स सी ऑन द थर्ड कंडीशंस, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस विद अ स्ट्रेंज स्मेल और कलर. अगर किसी भी गैस का कलर चेंज है, किसी भी गैस की स्मेल चेंज है, स्मेल एकदम स्ट्रेंज है, वो आपको पता नहीं कौन सी स्मेल है, तो उसको भी आप केमिकल रिएक्शन बोल सकते हो बिकॉज इट इज फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंस. Now let's talk about a fourth condition, absorption of heat or evolution of heat. ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, जिस पे मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए फॉर क्लासेस 6th 7th 8th ICSE. CBSE के बच्चे भी पढ़ सकते हैं. ना एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और एवोल्यूशन ऑफ हीट से क्या मतलब है, एक रिएक्शन में अगर हीट को एब्जॉर्ब किया है उस रिएक्शन में तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन कहलाएगी, और अगर उस रिएक्शन ने हीट को इवॉल्व मतलब बाहर निकाला है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन कहलाएगी बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज. सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, और इस चैप्टर में कुछ चीज़ें बची हैं जो ज़्यादा मेन है और इस टॉपिक में इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकता था. तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पे मैं नई वीडियो तुरंत लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, और जिसमें मैं बहुत ब्रीफली और इजीली एक्सप्लेन करूँगा. तो होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें. थैंक यू एवरीवन.